हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में महासंग्राम इशू 5 का दूसरा और अंतिम भाग। नागराज, परमाणु और शक्तिमान के जाने के बाद अब मुझे भी विदा दो मित्र। ध्रुव, मुझे भी स्वर्णनगरी जाना होगा। हाँ धनंजय, अभी स्वर्णनगरी से हटना भी उचित नहीं है मित्र। तुम जाओ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर याद करूँगा। धनंजय के जाने के बाद अब हमें भी जाना होगा ध्रुव। उम्मीद है कि तुम्हारा दोस्त और तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद गुरुदेव। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ध्रुव। तुम्हारी मदद करने में मेरा भी स्वार्थ था। इस मुसीबत से बचने के लिए ही मैंने तुम लोगों की मदद की है। अगर ये मुसीबत ना रहती तो मैं कभी तुमसे हाथ मिलाने की सोचता भी नहीं। मुसीबत खत्म, दोस्ती खत्म। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह ही मिलेंगे। आओ नागपाशा, अब हमें भी चलना चाहिए। गुरुदेव और नागपाशा के जाने के बाद अब हमें क्या करना है ध्रुव? तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? नागराज परमाणु और शक्तिमान के साथ समय यात्रा पर चला गया है, और अब सच कहा जाए तो असली जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर आ गई है। हमें न केवल पूरी दुनिया पर मंडराते चंडकाल के खतरे से जूझना है, बल्कि लोगों के साथ साथ अपनी भी रक्षा करनी होगी। क्योंकि अगर एक भी सुपर हीरो भूल के राक्षस बन गया तो वह आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है। फिलहाल तुम सभी अपने अपने शहरों को लौट जाओ, क्योंकि हमें अपने 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 शहर की भी रक्षा करनी है। नागराज की अनुपस्थिति में मैं अभी महानगर में ही रुकना पसंद करूंगा। धूम्रकाल का असर अब विशिष्ट लोगों तक जा पहुंचा था। महानगर में नागराज के बंगले में दादाजी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर अब तू ठीक नहीं रहेगी लड़की। दादाजी संभालिए अपने आप को। क्या हो गया आपको? दादाजी नहीं, बल्कि सम्राट चंडकाल का सेवक बोल लड़की। और स्वामी की जय जयकार कर, वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उफ, दादाजी पर अवश्य किसी बुरी शक्ति का साया पड़ा है, वरना वो मुझ पर वार नहीं करते। और ऐसा अवश्य खिड़की से आए उस धुएं की वजह से हुआ है। माफ़ करना दादाजी, मैं आप पर वार करने पर मजबूर हूँ, पर उम्मीद है कि आपकी ही सिखाई हुई ये तिलिस्मी विद्या आपको ठीक कर देगी। भारती के उस तेज वार ने वेदाचार्य के होश छीन लिए। हे भगवान, ये कैसा काला धुआं है जो हर जगह छाता चला जा रहा है? ज़रूर शहर पर कोई मुसीबत छाई हुई है, और नागराज भी पता नहीं कहाँ है। मुझे तुरंत फेसलेस बनना होगा। पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप के स्तर पर अब रक्षकों की भी दृष्टि पड़ने लगी थी। हिमालय पर अमर निंजा देव किरगी। ये क्या? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से व्याप्त देव ऊर्जा का स्तर घट रहा है और पाप बढ़ रहे हैं, परंतु कैसे? मुझे ध्यान लगाकर वस्तु स्थिति को देखना होगा कि क्या मामला है। किरगी ने ध्यान लगाया और किरगी चौंक उठा। हे देवराजेंद्र, ये तो चंडकाल की राक्षस ऊर्जा है जो मानवों को राक्षस बना रही है, और अगर समय रहते उसे रोका ना गया तो वो संपूर्ण पृथ्वी को राक्षस बना देगा। और मुझे आभास हो रहा है कि पृथ्वी के मानव रक्षक जब तक इस संकट के बारे में जानेंगे तब तक देर हो जाएगी। मुझे स्वयं चंडकाल को रोकना होगा, और इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। मेरे खड़ग में विद्यमान यौगिक ऊर्जा मुझे स्वयं इसके पास पहुंचा देगी। निंजा किरगी चंडकाल के पास जा रहा था, और चंडकाल ने पूरी पृथ्वी पर अपने अनुयायियों राक्षसों से पाप ऊर्जा सोखनी शुरू कर दी थी, जो उसे प्रतिपल और भी शक्तिशाली बनाती जा रही थी। अपार शक्ति, जिसे मैं अपनी रगों में बहता हुआ महसूस कर रहा हूँ, पर कहीं कुछ कमी है जिसके कारण पूरी शक्ति मुझ तक नहीं आ रही है। जल्दी ही चंडकाल को पता चल गया। तो ये बात है, मानवों ने खुद को मजबूत घरों और इमारतों में कैद कर लिया है। इस कारण धूम्रकाल घरों में घुसकर मानवों को अपना गुलाम नहीं बना पा रहा है, और मुझे पूरी शक्ति नहीं मिल रही है। पर इनको मेरा गुलाम तो बनना ही होगा, चाहे बल से या छल से। अगर मानव अपने अपने घरों से नहीं निकल सकते तो उन्हें निकालना होगा, और ये कार्य करेंगे पंचनाग। मानव के शहर में जाओ और इतनी तबाही मचा दो कि हर मानव अपने अपने घरों से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाए। आदेश का पालन होगा स्वामी। पंचनागों की शक्ति पर मुझे पूरा भरोसा है। यह मानवों को उनके बिलों से अवश्य खींच लाएंगे। आपकी बात तो ठीक है सम्राट, परंतु नागराज और ध्रुव का आप क्या करेंगे? वो दोनों ही आपका बना बनाया कार्य बिगाड़ सकते हैं। मैं नागराज की मानस तरंगों को नहीं पकड़ पा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हों? मेरा सुझाव तो यह है कि मैं स्वयं महानगर जाकर उन दोनों को समाप्त कर दूं, ताकि ये संकट जड़ से ही हल हो जाए। तुम्हारी बात ठीक है विसर्पी। जाओ, जाकर नागराज और ध्रुव को खत्म कर दो, क्योंकि ये दोनों ही मेरी राह में रोड़े अटका सकते हैं। जो आज्ञा सम्राट। मैं अभी महानगर जाकर सबसे पहले नागराज को खत्म कर देती हूँ, और उसके बाद बारी आएगी उसके मित्र सुपर कमांडो ध्रुव की। पंचनाग मानवों को गुलाम बनाने में मेरी मदद करेंगे, और विसर्पी नागराज और ध्रुव को मारने में, और तुम मेरे साथ साथ रहोगे महात्मा कालदूत। लगभग उसी वक्त, कहीं और किसी और समय में। चलो, भगवान का धन्यवाद है कि समय यान ने हमें सकुशल यहाँ पहुँचा दिया। हाँ, नागदीप भी अपने आरंभिक दौर का दिख रहा है। हम एकदम सही समय में आ पहुँचे। लो, हम समय यात्रा कर तो
करके भूतकाल में आ गए नागराज। अब मैं यान को अदृश्य कर देता हूँ। अब आगे का क्या प्लान है नागराज? कोई प्लान नहीं है परमाणु। हमें सबसे पहले महात्मा कालदूत को ढूंढना है। मेरे विचार से हम तीनों को अलग अलग महात्मा कालदूत को खोजने में लग जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो शक्तिमान। कालदूत को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दुष्टों। कालदूत स्वयं काल का अवतार बनकर तुम्हारे सामने आ गया है। अब अगर तुम लोगों ने नागद्वीप पर अपने आने का उद्देश्य नहीं बताया तो कालदूत तुम्हें उसी मार्ग पर भेज देगा जिस मार्ग पर अभी विशाला के सभी अनुयायियों को भेजा है। महात्मा कालदूत? अद्भुत, अकल्पनीय। तो ये हैं महात्मा कालदूत। ये तो सचमुच काल का अवतार है। नागराज, परमाणु और शक्तिमान के सामने महात्मा कालदूत एक बड़ा संकट बनकर खड़े हो गए थे और महानगर में विसर्पी आ पहुंची थी। इस नगर के सारे मानव भी छिपे हुए हैं और उनका रक्षक नागराज भी, लेकिन अब छिपे हुए नहीं रहेंगे क्योंकि मेरे राजदंड से निकलने वाली ये किरणें आसपास की इमारतों में आग लगाकर मानवों को बाहर आने के लिए विवश कर देंगी। विसर्पी के राजदंड से निकली किरणें इमारतों को गर्म करने लगी। बाहर जाने वाले रास्ते पर काली धुंध छाई। अगर हम बाहर निकले तो राक्षस बन जाएंगे और अगर अंदर रहेंगे तो जलकर मर जाएंगे। और इमारतों में आग लग गई। अरे आग लग गई, भागो वरना हम सब जल मरेंगे। पर भाग कर जाएंगे कहाँ? अब मानवों के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मरेंगे या फिर महाराज चंडकाल की गुलामी करेंगे। ध्रुव के होते हुए चंडकाल की इनमें कोई भी मंशा पूरी नहीं होगी विसर्पी। ना तो इनमें से कोई भी आदमी मरेगा और ना ही कोई चंडकाल का गुलाम बनेगा, क्योंकि इस काले धुएं में मैं इस पानी की बौछार से हटाकर इन सबको बचा लूँगा। अब ये सभी सुरक्षित हैं। सुपर कमांडो ध्रुव महानगर में? मुझे तो लगा था कि नागराज आएगा, पर कोई बात नहीं, अब उसकी जगह पर तुम मरोगे। ध्रुव और विसर्पी के बीच एक जंग का आगाज होने जा रहा था। पंचनाग में से एक शक्तिशाली सदस्य सर्पराज जो आ पहुंचा था मुंबई। तो ये है वह नगर जहाँ मानव छुप कर बैठे हुए हैं और जिसके लिए सम्राट चंडकाल ने मुझे यहाँ भेजा है। अब मुझे इन मानवों को उनके निवास स्थानों से निकालना और ये काम कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। थम! सर्पराज की गदा धरती से टकराई और सारी धरती एक भयंकर झटके से कांप उठी। इस झटके से घबराए हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। डरे हुए मानव अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता। भागो, धरती हिल रही है, भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। बाहर धूम्रकाल इनकी प्रतीक्षा कर रहा है जो इन्हें अपनी चपेट में लेकर राक्षस बना देगा। सारे लोग राक्षस बनते चले गए। यहाँ का काम पूरा हुआ। अब आगे बढ़कर किसी और स्थान पर चला जाए। मुंबई का प्रशासन सजग उठा। कुछ ही देर में पुलिस ने सरफराज को घेर लिया। खत्म कर दो इस शैतान को जो शहर में तबाही मचा रहा है। जब तक सरफराज के हाथों में भूमंडा गदा है तब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब यही भूमंडा जब मेरे हाथों से छूटती है तो प्रलय का रूप धरकर सामने वाले का सर्वनाश कर देती है। था था भूमंडा की तेज वार ने पुलिस जीप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर सरफराज को इतना मौका नहीं मिल पाया। बड़ाम! ये कैसा प्रलंकारी वार है जिसने मुझे भूमंडा सहित पीछे धकेल दिया है। अब तुम्हारे वाहनों की तरह ही तुम्हारी खोपड़ियाँ भी टूटेंगी। गदा निश्चित ही उन पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ डालती, पर सरफराज को इतना मौका नहीं मिल पाया। ये मेरा वार था और मेरा नाम है डोगा, मुंबई का बाप यानी इस शहर का रक्षक। और मेरी मुंबई के शरीर पर घाव लगाने वाले को डोगा एक ही दंड देगा, मृत्यु दंड। तू जो भी है, तेरी वेशभूषा चाहे जितनी भी विचित्र है, लेकिन तू बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है और सम्राट चंडकाल तुझ जैसे शक्तिशाली गुलाम को पाकर बहुत प्रसन्न होंगे और तुझे उनका सेवक बनाएगा सरफराज। ताकत के दो पहाड़ आपस में टकराने वाले थे। पंचनाग समूह का एक और शक्तिशाली सदस्य नागार्जुन जो आ पहुंचा था दिल्ली। सर, यह तीरंदाज शैतान हमारी गोलियों को अपने पास पहुंचने ही नहीं दे रहा है। इसे काबू में करना मुश्किल लग रहा है। तुम मानव रक्षक दल के सदस्य मेरा कीमती समय नष्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं अपने उद्देश्य से भटक रहा हूँ। इसलिए तुम सबको एक साथ ही रास्ते से हटाना होगा। क्रोधित नागार्जुन के गांडीव से बाणों की बौछार हुई और पुलिस वाले हिलने के काबिल भी नहीं रहे। चलो, यह समस्या तो दूर हो गई। अब मेरा काम है घरों में छुपे हुए मानवों को बाहर निकालना, और उसके लिए मुझे चलाना होगा केवल ये अग्निबाण जो इन ऊंची इमारतों के ऊपर जाकर हवा में स्थिर हो जाएगा। अग्निबाण से लावे की बारिश होगी जो इस क्षेत्र को इतना गर्म कर देगी कि मानव ना चाहते हुए भी बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर एक बार मानव बाहर आ गए तो सम्राट के गुलाम भी बन जाएंगे। तभी हवा को काटती हुई वातावरण में सनसनाई वो तिरंगी ढाल कड़ाक जो हवा में मौजूद अग्निबाण को तोड़कर जा पहुंची वापस अपने मालिक के हाथों में। ये कैसा हथियार था जिसने मेरे अग्निबाण को भी नष्ट कर दिया? ये मेरी ढाल थी जिसने तुम्हारे आग को गलने वाले बाण को खत्म कर दिया। और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो वापस लौट जाओ, वरना अपने शहर को जलाने के अपराध में मैं तुम्हारी चिता जला देगा। तिरंगा जिसके हाथों में साक्षात अर्जुन का गांडी, वो उसे मृत्यु का भय मत दिखा मानव। अपने स्वामी का आदेश पूरा करने निकला हूँ मैं, और अगर मेरे मार्ग में काल भी आकर खड़ा हो जाए तो उसका भी काल बन जाएगा नागार्जुन।
एक और रण क्षेत्र तैयार हो रहा था। पंचनाग समूह का एक और शक्तिशाली सदस्य सिंहनाग, मेरे पंजे पर्वत का भी सीना फाड़ सकते हैं। फिर तुम मानवों की क्या औकात है? उससे पहले हम तुझे गोलियों से छलनी कर देंगे शैतान। ज़रूर कर सकते हो, लेकिन सिंहनाग के पंजे तुम्हारे हथियारों से तेज चलते हैं। खचा खचा, ओ बचाओ। तुम मेरे सीने को छलनी तो नहीं कर सके, लेकिन मैं तुम्हारे सीने को फाड़ कर तुम्हारा दिल बाहर निकाल लूंगा। सिंहनाग को उसके स्वामी चंडकाल ने मानवों को अपना गुलाम बनाने की आज्ञा दी है, लेकिन मानव छुपे बैठे हैं और मानवों को बाहर लाने का सबसे आसान तरीका है तबाही मचाना, ताकि वो डर कर स्वयं बाहर आ जाएं। सिंहनाग के जरिए मची तबाही और तोड़फोड़ से घबराकर लोग बाहर निकले और धूम्रकाल का शिकार होने लगे। आ बचाओ, भागो, वरना ये धुआं हमें भी राक्षस बना देगा। अगर घर में रहे तो तोड़फोड़ में दबकर मरेंगे, और अगर बाहर आए तो राक्षस बन जाएंगे। राक्षस बनो और स्वामी चंडकाल की जय जयकार करो, वरना सिंहनाग सबको मार डालेगा। अब ये भारी वाहन किसी बड़े बम की भांति इमारतों से टकराएंगे और मानव बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और स्वामी चंडकाल का कार्य बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। सिंहनाग ने कार उठाकर फेंकी तो ज़रूर, लेकिन कार उस इमारत तक नहीं पहुंच पाई। ठप, क्योंकि उसके पहले ही उसे दो मजबूत लोहे के हाथों ने थाम लिया। अब ये कौन आ गया मरने के लिए? मैं इस शहर का रक्षक इंस्पेक्टर स्टील तुमको चेतावनी दे रहा हूँ कि ये तोड़फोड़ बंद करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अन्यथा आईपीसी की धारा 452 के अंतर्गत शहर में अराजकता फैलाने, तोड़फोड़ जैसे आपराधिक कार्यों को करने के लिए मैं इंस्पेक्टर स्टील तुमको गिरफ्तार करने के बजाय एनकाउंटर करने पर मजबूर हो जाऊंगा। तुमने जो कुछ भी कहा वो मेरे सिर के ऊपर से तो चला गया, लेकिन उसका इतना अर्थ अवश्य समझ में आ गया कि तुम मेरे उद्देश्य में टांग अड़ाने आए हो, और सिंहनाग अपने उद्देश्य में रोड़ा बनने वाले को कच्चा चबा जाता है। दो फौलाद आपस में भिड़ने वाले थे, नागदेव, पंचनाग सदस्य। मैं बौना नहीं हूँ, मेरा नाम नागदेव है, और मैं क्या चीज़ हूँ ये अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मानवो। अरे, इसकी दाढ़ी लंबी होकर हमें अपनी पकड़ में ले रही है, ये कैसा जादू है? यह जादू नहीं, नागदेव की वो शक्ति है जिसमें फंसने के बाद शिकार का मृत शरीर ही छूटता है बेवकूफ़ों। बचाओ, इसकी दाढ़ी का शिकंजा में कसता जा रहा है। तेरी मौत के बाद ज़रूरी है शिकंजा खुल जाएगा बौने। गरुण दंड के होते हुए कोई चीज़ मुझे छू भी नहीं सकती। हाँ, मेरा गरुण दंड जरूर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता है। धड़ाम! गरुण दंड की शक्ति से सिपाहियों से निपटकर नागदेव इमारतों की ओर पलटा। तो सारे इंसान इन्हीं इमारतों में छिपे हुए हैं, उन्हें इन इमारतों से बाहर निकालना होगा, और उसके लिए मेरी दाढ़ी एक बार फिर काम आएगी। मेरी दाढ़ी इन इमारतों के अंदर जाएगी, और जब वापस आएगी तो अपने जकड़ में इंसानों को लेकर आएगी। नागदेव की दाढ़ी के चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब धूम्रकाल के प्रभाव में ये सब राक्षस बन जाएंगे। तभी, अरे, मेरी दाढ़ी में आग कैसे लग गई? तेरी दाढ़ी में आग मैंने लगाई है दुष्ट पौने, और अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार तुझे अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर राख कर देगी शक्ति। नागदेव की दाढ़ी में आग लगा सकने वाली शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं हो सकती। तू शक्तिशाली है, और अब तुझे अपने स्वामी चंडकाल की दासी बनाएगा नागदेव। एक और खूनी संघर्ष होने के लिए रणभूमि तैयार हो रही थी। पंचनाग दल का एक और शक्तिशाली तथा सबसे खतरनाक सदस्य नागप्रेती, रुक जाओ और अपने हाथ ऊपर करो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डरा काहे रहे हो सिपाही भैया? हम तो यहाँ एक न्योता देने आए थे कि हमारे सम्राट चंडकाल की गुलामी स्वीकार कर लो, वरना तुम सबका हाल मेरे जैसा हो जाएगा। न्योता स्वीकार है, और अब घर आए मेहमान को स्वागत का होगा। अगर हमारे स्वागत से तुम जिंदा बच गए तो हम इंसान तुम्हारे चंडकाल के बारे में सोचेंगे। अफसोस, बेचारा न्योता लेकर आया था लेकिन मौत की दावत लेकर चला गया। अरे बाप रे, हिला डाला, मुंडी मसाला बना डाला। ये तो जिंदा है, पर अपन को तुम लोगों का ये ग्रैंड वेलकम पसंद आया। हे भगवान, ये तो वापस जुड़ गया। ये आखिर है क्या भला? ये इंसान नहीं हो सकता। अपन का नाम नागप्रेती है, समझा क्या? और अपना पंचनाग समूह का सबसे सिरफरा बंदा है। पर तुम लोगों ने अपन का जो वेलकम किया उसके बदले अपन भी तुम लोगों को रिटर्न गिफ्ट ज़रूर देगा। मेरे शरीर में रहने वाली ये प्रेत जो अब तुम लोगों को बड़े आराम से खाएंगे। बचाओ, भागो, वरना ये प्रेत हमें नोच खाएंगे। बचाओ! ज़रूर भागो, लेकिन भागने के दौरान इस बात का ध्यान रखना कि कहीं पीछे से आ रहा धूम्रकाल तुम्हें अपना शिकार न बना ले, वरना सब राक्षस बन जाओगे। बचाओ! नागप्रेती की गुलाम आत्माओं ने घरों में घुसकर कहर मचाना शुरू कर दिया। घबराए हुए लोग बाहर आकर धूम्रकाल की चपेट में आकर राक्षस बनने लगे। मज़ा आ गया डरे से हमें इंसानों को भागते और राक्षस बनकर स्वामी का गुलाम बनते हुए देखकर। शहर पर भारी संकट आ चुका था। जब शहर पर कोई संकट आता है तो प्रिंस नाम का एक कौआ करकशाता है। कहते हैं कि उसकी करकशाटें सुनकर एक कब्र के सीने में हलचल होने लगती है, और फिर उस कब्र को फाड़ कर बाहर आता है एंथनी। घबरा मत प्रिंस, मैं आ गया हूँ।
तेरा नाम चाहे नाग प्रेती हो या भूत प्रेती, मेरे शहर में तबाही मचाने से पहले इस बात की खबर होनी चाहिए थी कि इसी शहर में रहता है तुम जैसे भूत प्रेतों का बाप एंथनी गोंजाल्वेज, जिंदा मुर्दा एंथनी। तेरी एंट्री भी जोरदार है और तेरा वार भी शक्तिशाली लगता है तू, और तुझ जैसे शक्तिशाली को खाकर और शक्तिशाली बन जाएगा नाग प्रेती। दो अद्भुत शक्तिधारक महायुद्धा भी आपस में टकराने वाले थे। इस पूरे घटनाक्रम पर गिद्ध सी निगाहें टिकाई हुए था राक्षस राज चंडकाल। तो पंचनागों के सामने ब्रह्मांड रक्षक दल के सदस्य आ टिके। मुझे तो उम्मीद थी कि इन पंचनागों को रोकने के लिए नागराज या ध्रुव आएंगे, लेकिन वो दोनों ही कहीं जाकर छुप गए। ब्रह्मांड रक्षक दल के अन्य सदस्य जैसे डोगा, शक्ति तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील और एंथनी जैसे सदस्य भी बहुत शक्तिशाली हैं, और नागदीप के शक्तिशाली पंचनाग योद्धा भी अत्यंत शक्तिशाली हैं। अब इन सब के बीच होने वाली टक्कर ही साबित करेगी कि पंचनाग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हैं या ब्रह्मांड रक्षक। असली महासंग्राम तो अब आरंभ हुआ है। हा 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 क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महासंग्राम के अगले भाग यानी इशू 6 में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।